झारखंड का नाम सुनते ही मन में क्या आता है? शायद जंगल, पहाड़ और खदानें। सही है? अगर हाँ, तो इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है। पर आज हम इन तस्वीरों से कहीं आगे जाएंगे। हम जानेंगे झारखंड की वो अनसुनी कहानियां जो विद्रोह, सपनों और गहरी आस्था से बुनी गई हैं। तो चलिए एक ऐसे झारखंड को खोजते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो फिर सवाल यही उठता है कि इन पहाड़ों और जंगलों के परे झारखंड की असली कहानी, उसकी असली पहचान आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये तो इतिहास की कई परतों को समेटे हुए एक पहेली है। आइए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाने का सफर शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी हमें लेकर चलती है डोम्बारी बुरु पहाड़ पर। अब ये नाम सुनने में शायद नया लगे, पर यह सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है। ये एक ऐसे महान विद्रोह का गवाह है जिसे इतिहास की किताबों ने लगभग भुला ही दिया है। जलियांवाला बाग, ये नाम सुनते ही 1919 का वो भयानक नरसंहार याद आ जाता है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि उससे भी बहुत पहले साल 1900 में झारखंड के डोम्बारी बुरु में बिल्कुल वैसी ही एक त्रासदी हुई थी। ये कहानी जुड़ी है महान स्वतंत्रता सेनानी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के विद्रोह से। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 9 जनवरी 1900 को डोम्बारी बुरु में हुआ ये हत्याकांड जलियांवाला बाग से पूरे 20 साल पहले हुआ था। जी हां, 20 साल पहले। यहां अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा के हजारों निहत्थे साथियों को चारों तरफ से घेरकर गोलियों से भून दिया था। लेखक अश्विनी कुमार पंकज ने क्या खूब लिखा है। डोम्बारी बुरु झारखंड की मुक्ति गाथा गाता हुआ पहाड़ है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि बिरसा मुंडा के उलगुलान, मतलब उस महान विद्रोह का प्रतीक है जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव तक हिला दी थी। आज उन सैकड़ों आदिवासी शहीदों के बलिदान की कहानी सुनाता हुआ 110 फीट ऊंचा एक स्मारक स्तंभ वहां खड़ा है, जिसे स्वर्गीय डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने बनवाया था। तो विद्रोह की उस ऐतिहासिक आग से निकलकर अब हम झारखंड के एक बिल्कुल अलग पन्ने को पलटते हैं। ये कहानी है एक सपने की, एक बहुत ही अनोखे सामाजिक प्रयोग की। ये है मैक्लूस्की गंज की हैरान कर देने वाली दास्तान। तो हुआ यूं कि 1932 में E.T. मैक्लूस्की ने बहुत बड़ा सपना देखा। पूरे भारत के एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए एक अपना घर, एक अपनी जमीन। और देखते ही देखते लगभग 300 परिवार यहां आकर बस गए। ये जगह गुलजार हो गई। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद वक्त बदला और धीरे धीरे लोग ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप की ओर जाने लगे। आज उस सुनहरे सपने की एक खामोश याद के तौर पर यहां सिर्फ 20 परिवार ही बचे हैं। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज मिनी लंदन के नाम से मशहूर ये कस्बा एक नई जिंदगी जी रहा है। इसकी जो अनोखी वास्तुकला है, इसका शांत माहौल है, वो अब फिल्म बनाने वालों को अपनी ओर खींच रहा है। तो इस भूले हुए शहर को एक नया मकसद मिल गया है। अब हम इतिहास की और भी गहरी परतों में उतरते हैं। क्या कोई सोच सकता है कि आदिवासी संस्कृति के लिए जाने जाने वाले झारखंड का बौद्ध धर्म से भी एक गहरा और भूला हुआ नाता है? चलिए इस हैरान करने वाले पहलू को देखते हैं। ये सवाल अब सच में सोचने पर मजबूर करता है। क्या भारत का अगला बड़ा बौद्ध केंद्र झारखंड की जमीन के नीचे ही छिपा हुआ है? और जो पुरातात्विक सबूत मिल रहे हैं वो इस संभावना को और भी पुख्ता कर रहे हैं। सबूत सच में जबरदस्त हैं। चतरा के इटखोरी में मिले कोटेश्वर नाथ स्तूप और 3 नए स्तूप ये इशारा करते हैं कि ये शायद बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा, शायद गया के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण। वहीं गोड्डा के बेलनीगढ़ में बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां मिली हैं, जो एक प्राचीन बुद्ध मंदिर की गवाही देती हैं। स्थानीय लोग इसे भिक्षुनी गृह यानी बौद्ध ननों का घर भी कहते थे। झारखंड में प्राचीन आस्था सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक जीती जागती परंपरा है। अब हम उन जगहों को देखेंगे जहां आस्था आज भी हजारों लाखों लोगों को एक साथ ले आती है। शुरुआत करते हैं संथाल समुदाय की एक बहुत ही दिलचस्प आस्था से। वो तोड़े सुताम में विश्वास करते हैं। इसका मतलब है एक ऐसा अदृश्य धागा, एक ऐसा रास्ता जो इंसानों की दुनिया को देवताओं की दुनिया से जोड़ता है। और इस आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है उनका पवित्र पर्वत लुगुबुरु। लुगुबुरु संथाल समुदाय का सबसे पवित्र तीर्थ है। जरा सोचिए, हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर यहां आस्था का एक सागर उमड़ता है। भारत के कोने कोने से, यहां तक कि नेपाल और बांग्लादेश से भी लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य लुगु बाबा के दर्शन के लिए हजारों फीट ऊंचे इस पहाड़ पर चढ़ते हैं।
ये एक जीती जागती सांस लेती हुई परंपरा है। और इतिहास की ये परतें सिर्फ एक जगह तक ही सीमित नहीं हैं। देवघर का करौं गांव इसका एक अद्भुत उदाहरण है। सोचिए, एक ही गांव में अशोक के समय का स्तूप, महाभारत के कर्ण से जुड़ा मंदिर और ब्रिटिश काल के निशान, सब कुछ एक साथ मिलता है। तो इस पूरे सफर के बाद झारखंड की एक नई और ज्यादा गहरी तस्वीर उभरकर सामने आती है। हमने विद्रोह, अधूरे सपनों और अटूट आस्था की कहानियों को एक साथ देखा है, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं पर एक ही जमीन से जुड़ी हैं। हम बात कर रहे हैं हजारों हजार साल पहले के उस दौर की, जब हमारे पुरखे पत्थर और धातु से अपनी कहानी गढ़ रहे थे। और हमारी पहली मंजिल है पलामू का कबरा कला। अब देखिए, ये कोई आम गांव नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक जीता जागता पुरातत्व का खजाना है, जिसके तार सीधे हड़प्पा सभ्यता से जुड़ते हैं। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इस गांव में कहीं भी जमीन खोदें, कुछ ना कुछ प्राचीन चीज मिलना लगभग तय है। और कबरा कला की ऐतिहासिक गहराई तो सच में दिमाग चकरा देती है। यहां देखिए, सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि पुरा पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, ताम्रकाल, लौह पाषाण काल और फिर हड़प्पा काल। मतलब इंसान के विकास की पूरी कहानी एक ही जगह पर लिखी हुई है। ये ऐसा है मानो इतिहास की कोई मोटी किताब हमारे सामने खुली पड़ी हो और हम एक एक पन्ना पलटकर सदियों का सफर तय कर रहे हों। चलिए, अब पहली परत से थोड़ा ऊपर आते हैं और इतिहास की दूसरी परत को कुरेदते हैं। और ये परत है आस्था की। अब हम ये देखेंगे कि कैसे यही धरती धीरे धीरे अलग अलग धर्मों और विश्वासों का एक अटूट, एक पवित्र केंद्र बन गई। हम आ गए हैं रांची की सुतियांबे में, मुढ़र पहाड़ पर। ये पहाड़ मुंडा समुदाय के लिए सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक बेहद प्राचीन और पवित्र आस्था का केंद्र है। और यहाँ की खासियत है एक प्राकृतिक गुफा, जिसके अंदर मुढ़र बाबा यानी कि भगवान शिव की पूजा होती है। यही बात इस जगह को और भी रहस्यमयी और शक्तिशाली बनाती है। और तो और हर साल भादो एकादशी के बाद यहाँ एक जोरदार मेला भी लगता है, जिससे पता चलता है कि यह संस्कृति आज भी कितनी जिंदा है। अब हम एक पहाड़ से चलते हैं, आस्था के दूसरे और कहीं ज्यादा ऊंचे शिखर पर, श्री सम्मेद शिखर जी। इसे पारसनाथ पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये कोई आम तीर्थ नहीं, ये जैन धर्म का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसकी जो शांत और पवित्र ऊंचाइयां हैं ना, उन्होंने सदियों से साधकों को अपनी ओर खींचा है। और इस जगह को जो चीज असाधारण बनाती है वो है ये संख्या 20। जी हां, 20। जरा सोचकर देखिए, जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने यहीं इसी पवित्र भूमि पर मोक्ष प्राप्त किया था। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये इस जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा और इसके जबरदस्त महत्व को दिखाता है। तो देखिए, ये दोनों पहाड़ कितने कमाल के हैं और ये झारखंड की धार्मिक विविधता की एक शानदार मिसाल पेश करते हैं। मतलब एक तरफ है मुढ़र पहाड़, जो स्थानीय मुंडा और हिंदू आस्था का एक जिंदा दिल केंद्र है, जहां मेला लगता है, उत्सव होता है। और दूसरी तरफ है श्री सम्मेद शिखर जी, जो दुनिया भर के जैन समुदाय के लिए सबसे बड़ा और सबसे पवित्र तीर्थ है। अच्छा, आस्था की परत से अब हम और ऊपर आते हैं और पहुंचते हैं इतिहास की तीसरी और सबसे हलचल भरी परत में। यह है साम्राज्यों का दौर। ये कहानी है ताकत की, रणनीति की और उन सल्तनतों की जिन्होंने इस पूरे इलाके का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तेलियागढ़ी, इसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहते थे और ये नाम इसे यूं ही नहीं मिला था। राजमहल की पहाड़ियों के बीच ये एक ऐसा जरूरी, ऐसा रणनीतिक रास्ता था कि जिसका इस पर कब्जा हो गया, समझ लीजिए कि बंगाल आने जाने के सारे व्यापारिक और फौजी रास्ते उसी के कंट्रोल में आ गए। बंगाल के सुल्तानों ने इसकी जबरदस्त किलेबंदी की और यहां तक कि महान शासक शेरशाह सूरी ने भी इसी रास्ते का इस्तेमाल किया था। और तेलियागढ़ी से आगे बढ़ें तो हम पहुंचते हैं राजमहल। गंगा के किनारे बसा ये शहर मध्यकाल में सुल्तानों का एक बहुत बड़ा प्रशासनिक केंद्र हुआ करता था। इसका सामरिक और व्यापारिक महत्व इतना ज्यादा था कि ये सिर्फ एक शहर नहीं रह गया था, ये तो सत्ता का, पावर का एक जीता जागता प्रतीक बन चुका था। राजमहल की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसने सत्ता के कई दौर देखे हैं। पहले ये सुल्तानों का एक बड़ा केंद्र था, फिर 1592 में मुगल बादशाह अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने इसे बंगाल और बिहार की साझा राजधानी बना दिया। सोचिए कितना अहम रहा होगा ये शहर। 1660 तक मुगल काल में इसकी खूब धाक रही, लेकिन फिर अंग्रेजों का दौर आया
और इसके साथ ही राजमहल का वो गौरवशाली अतीत धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। और अब हम अपनी इस ऐतिहासिक खुदाई की आखिरी परत तक पहुंच गए हैं। ये परत हमें एक बिल्कुल नए दौर में ले जाती है। ये कहानी है यूरोपीय असर की, एक बिल्कुल नई तरह की वास्तुकला की, एक ऐसे दौर की जिसने झारखंड के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। हमारे सामने है रांची का मशहूर GEL चर्च। और ये कोई आम चर्च नहीं, ये पूरे झारखंड का सबसे पुराना चर्च है। इसकी बनावट देखिए, ये शानदार यूरोपीय गॉथिक स्टाइल में बनी है, जो उस जमाने की वास्तुकला का एक लाजवाब नमूना है। इसकी नींव 1851 में जर्मनी से आए कुछ पादरियों ने रखी थी और इसकी स्थापना का पूरा श्रेय जाता है फादर गॉस्नर को। और इस चर्च के बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। फादर गॉस्नर ने इसके निर्माण के लिए उस जमाने में 13,000 रुपए का दान दिया था। आज ये रकम भले ही छोटी लगे, लेकिन उस दौर में ये बहुत बड़ी बात थी। ये छोटा सा फैक्ट असल में उस समय के लोगों की लगन और उनके अटूट भरोसे की एक बहुत बड़ी कहानी सुनाता है। देखिए, झारखंड में ऐतिहासिक जगहों की कोई कमी तो है नहीं, लेकिन उनमें से कुछ जगहें इतनी ज्यादा खास हैं कि उन्हें एक विशेष सुरक्षा, एक स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है। अब ये विशेष सुरक्षा आखिर है क्या और ये इतनी जरूरी क्यों है, आइए से समझते हैं। तो आखिर ये इतिहास के संरक्षक हैं कौन? ये वो सरकारी संस्थाएं हैं जो हमारी इस अनमोल सांस्कृतिक विरासत को बचाने का जिम्मा उठाती हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपने शानदार अतीत को देख सकें और उस पर गर्व कर सकें। इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है वो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की। ये हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने वाली सबसे बड़ी संस्था है और खास तौर पे झारखंड के लिए 2003 में एक रांची मंडल बनाया गया था जो यहाँ के राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की देखभाल करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्य सरकार की। झारखंड में ऐसे कितने स्मारक हैं जिन्हें राज्य सरकार ने संरक्षित किया है? सोचिए, इनकी संख्या है 3। जी हां, सिर्फ 3। और अब बात करते हैं उन स्मारकों की जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला है, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। झारखंड में ऐसे स्मारकों की संख्या है 14। और ये संख्या बताती है कि झारखंड का इतिहास सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, सीधा सा फर्क है। राज्य संरक्षित स्मारक वो हैं जो क्षेत्रीय इतिहास के लिए बहुत अहम है और इनकी देखभाल राज्य सरकार करती है। वहीं राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक वो हैं जिन्हें पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और इनकी सुरक्षा का जिम्मा केंद्र सरकार की संस्था ASI के पास होता है। अच्छा, अब सिर्फ नंबरों की बात नहीं करते। चलिए कुछ चुनिंदा राष्ट्रीय स्मारकों की दिलचस्प कहानियों में गोता लगाते हैं। ये कहानियां हमें सीधे उस जमाने में ले जाएंगी जब ये स्मारक बनाए गए थे। सबसे पहले बात करते हैं हाराडी मंदिर समूह की। जरा सोचिए, 1944 का साल, जब पुरातत्ववेत्ता A घोष ने इसे खोजा होगा तो कैसा महसूस हुआ होगा। यहां मिली 16 भुजाओं वाली देवी की विशाल मूर्ति और ढेरों शिवलिंग इस बात का पक्का सबूत है कि ये जगह कभी भगवान शिव की उपासना का एक बहुत बड़ा केंद्र रही होगी। अब समय में थोड़ा आगे चलते हैं, मुगल काल में। साहेबगंज की ये जामा मस्जिद झारखंड की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। ऐसे 16वीं सदी में राजा मान सिंह ने बनवाया था। इसकी विशाल बनावट आज भी उस दौर की शानो शौकत की कहानी कहती है, जब राजमहल एक अहम राजधानी हुआ करता था। इसे तो 1915 में ही संरक्षित घोषित कर दिया गया था, यानी 100 साल से भी पहले। और अब एक ऐतिहासिक पहेली। साहेबगंज में ही एक जगह है बारादरी। इसको आखिर बनवाया किसने था? इस सवाल पर इतिहासकार आज भी एक मत नहीं है। कुछ कहते हैं कि इसे राजा मानसिंह के किसी दुश्मन ने बनवाया, तो कुछ कहते हैं कि इसका निर्माता बंगाल का नवाब था। ये सवाल आज भी इतिहास के गलियारों में गूंजता है। इसी बारादरी से एक और दिलचस्प किस्सा जुड़ा है, रंग महल का। कहते हैं कि इसके आंगन के बीचों बीच लकड़ी का एक बहुत ही खूबसूरत रंग महल हुआ करता था, जो शाही महिलाओं के मनोरंजन के लिए था। आज उसका कोई निशान नहीं मिलता, लेकिन ये कहानी इस जगह को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। इसे 1937 में संरक्षित किया गया था। अब चलिए समय में हजारों साल पीछे, उस जमाने में जब इंसानों ने लिखना भी नहीं सीखा था। हजारीबाग के इसको गुफाओं की चट्टानों पर उकेरी गई ये कलाकृतियां किसी मॉडर्न आर्ट से कम नहीं हैं।
ये अपने रहस्यमय आकारों और अनोखे डिज़ाइन के लिए जानी जाती हैं। इस कमाल की जगह को हाल ही में मतलब 1990 के दशक में फादर टोनी हर्बर्ट ने दुनिया के सामने लाया था। स्थानीय लोग इसे कोहबर कहते हैं। इन चट्टानों पर हजारों साल पहले के इंसानों ने अपने आसपास के जानवरों जैसे बाइसन, हिरण और कछुओं के चित्र बनाए थे। यह हमारी कल्पना से भी पुरानी विरासत है। तो हमने कुछ कहानियां तो सुन ली, लेकिन अब वक्त है झारखंड की इस पूरी विरासत की एक पूरी तस्वीर देखने का। चलिए अब देखते हैं संरक्षित स्मारकों की पूरी सूची। राज्य की 3 सबसे अनमोल धरोहरें हैं। पहला, रांची का प्रसिद्ध जगन्नाथपुर मंदिर जो अपनी रथ यात्रा के लिए जाना जाता है। दूसरा, लातेहार का ऐतिहासिक पलामू किला जो चेरो राजवंश की कहानी कहता है। और तीसरा, दुमका का मलोटी मंदिर समूह जिसे मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। और ये हैं राष्ट्रीय महत्व के 14 स्मारकों की लिस्ट। इनमें हराड़ी, जामा मस्जिद जैसे स्थल तो हैं ही, साथ में गुमला में नवरत्नगढ़ का शाही महल और बेनी सागर के प्राचीन मंदिर के अवशेष भी शामिल हैं। लेकिन सबसे खास हैं खूंटी जिले में मौजूद 5 असुर पुरातात्विक स्थल। ये स्थल झारखंड के लौह युग यानी आयरन एज के इतिहास की परतें खोलते हैं, जो इन्हें बेहद महत्वपूर्ण बनाते हैं। ये सफर हमें ले जाएगा झारखंड के प्राचीन मंदिरों में, कभी बहुत शक्तिशाली रहे किलों में और कुछ रहस्यमयी टीलों तक। हर जगह की अपनी एक अलग कहानी है, एक अलग ही जमाने की। तो सबसे पहले हम चलेंगे उन पवित्र स्थानों पर जो सिर्फ पूजा पाठ के केंद्र नहीं थे, बल्कि उस दौर की इंजीनियरिंग और लोगों की गहरी आस्था का एक बेजोड़ नमूना है। तो सबसे पहले चलते हैं लोहरदगा जिले के एक प्राचीन शिव मंदिर। अब इसकी सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? इसकी कोई नींव ही नहीं है। जी हाँ, इसे सीधा का सीधा एक ही चट्टान पर बनाया गया है। जरा सोच कर देखिए उस समय की इंजीनियरिंग किस स्तर की रही होगी। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये मंदिर 9वीं सदी का है और इसकी जो वास्तुकला है ना, वो ओडिशा की रेखा देउल शैली से काफी मिलती जुलती है, जिसमें एक लंबा घुमावदार टावर होता है। इससे पता चलता है कि उस जमाने में भी कैसे सांस्कृतिक जुड़ाव थे। अच्छा, अब लोहरदगा से निकलते हैं और चलते हैं एक दूसरी जगह, पश्चिमी सिंहभूम के बेनी सागर। इसकी खोज सबसे पहले कर्नल टिकेल ने 1840 में की थी और ये जगह हमें दिखाती है कि उस इलाके में आस्था कितनी विविध थी। अब देखिए, लोहरदगा का मंदिर तो शिवजी को समर्पित था, लेकिन बेनी सागर में 2 पंचायतन मंदिरों के अवशेष मिले हैं। पंचायतन एक ऐसी शैली होती है जहां बीच में एक मुख्य देवता होते हैं और चारों कोनों पर 4 और सहायक देवता। यहां सूर्य, भैरव, गणेश मतलब कई देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। ये सब बताता है कि बेनी सागर उस जमाने का एक बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र रहा होगा। तो मंदिरों और आस्था की दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं राजनीति और शक्ति के एक केंद्र की तरफ, नागवंशी राजवंश की राजधानी की कहानी सुनने। गुमला में है नवरत्नगढ़ किला और इसे किसने बनवाया, इसे लेकर एक ऐतिहासिक रहस्य है। मतलब 2 अलग-अलग कहानियां हैं। एक के मुताबिक इसे राजा रघुनाथ शाह ने बनवाया, वहीं दूसरी कहानी इसका श्रेय राजा दुर्जनसाल को देती है। यही तो है इतिहास की परतें, हमेशा एक सीधा जवाब नहीं मिलता। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी शानदार राजधानी को शाही परिवार ने आखिर छोड़ा क्यों? लोक कथाओं की माने तो एक ब्राह्मण ने इसे अशुभ बता दिया था, बस एक भविष्यवाणी, और उस एक भविष्यवाणी ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो अपनी राजधानी पालकोट ले जाएं, और ये भव्य किला हमेशा के लिए वीरान हो गया। यहां से जो पुरातात्विक सबूत मिले हैं वो इसकी शान की गवाही देते हैं। 3 शिलालेख मिले हैं, और तो और जगन्नाथ मंदिर, रानी लुकाई महल और योगी मठ जैसी 10 बड़ी-बड़ी इमारतें आज भी वहां मौजूद हैं। तो चलिए अब समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं, उन लोगों के निशान खोजते हैं जो इन मंदिरों और किलों से भी पहले यहां रहा करते थे। देखते हैं कि उनकी बस्तियां और उनके उद्योग कैसे थे। पूर्वी सिंहभूम में रुआम किले की कहानी ना किसी भी सभ्यता के उठने और गिरने की कहानी जैसी है। शुरुआत हुई एक राजा के मिट्टी के किले से, फिर ये तांबा गलाने का एक बहुत बड़ा और हलचल भरा सेंटर बन गया, और आज ये बस एक शांत टीला है जो अपने अंदर ना जाने कितने राज छिपाए हुए है। अब चलते हैं खरखाई नदी के किनारे कुलूघड़ा। यहां एक बड़ी मजेदार चीज हो रही है। यहां प्रकृति खुद एक आर्कियोलॉजिस्ट का काम कर रही है। कैसे? मिट्टी के कटने से जमीन के अंदर दबी प्राचीन ईंटों के दीवारें और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े अपने आप बाहर आ रहे हैं।
इनसे हमें एक पुरानी बस्ती की झलक मिलती है। खूंटी जिले में एक जगह है सारिद केल। इसकी खोज बहुत पुरानी नहीं है। 1915 में एससी रॉय ने इसे खोजा और फिर 1944 में ए घोष ने इसे देखा तो कहा कि ये प्राचीन असुर लोगों से जुड़ा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है जो उन्होंने कभी देखा हो। ये वही असुर लोग थे जो लोहा गलाने की अपनी कला के लिए जाने जाते थे। और जानते हैं, यहां से सोने के गहने भी मिले हैं, जो बताता है कि यह समुदाय कितना समृद्ध था। तो ये मंदिर, ये किले, ये टीले, ये सब अलग अलग जगहें मिलकर हमें क्या बताती हैं? चलिए अब इन सारी बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ते हैं और समझते हैं कि इस विरासत को सहेजना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ये सिर्फ लोकल महत्व के खंडर नहीं है। इनमें से कई जगहों को तो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है। सोचिए, शिव मंदिर और रुआम किले को तो 1939 में ही संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया था और हाल ही में नवरत्नगढ़ को 2019 में यह दर्जा मिला। ये दिखाता है कि ये जगहें पूरे देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। कि खूंटी की मिट्टी में आखिर ऐसी कौन सी कहानी छिपी है। देखिए, ये वो सवाल है जिसने आर्कियोलॉजिस्ट्स को न जाने कितने दशकों से अपनी तरफ खींचा है, और आज हम सब मिलकर इसी सवाल के कुछ जवाब ढूंढने निकलेंगे। और इस पूरी पहेली को सुलझाने की चाबी पता है कहाँ है? वो छिपी है 4 जगहों पर, 4 पुरातात्विक स्थलों में: हंसा, कुंजला, खूंटी टोला और कठर टोली। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं है, नहीं, इनको समझिए एक भूली हुई सभ्यता की किताब के पन्ने जो बस पलटे जाने का इंतजार कर रहे हैं अपनी कहानी सुनाने के लिए। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते और इसमें गहराई से उतरते हैं। अपनी खोजबीन की शुरुआत हम करेंगे उनकी बस्तियों की बिल्कुल बुनियाद से। जी हाँ, उन ईंटों से जिन्होंने उनके घरों को, उनकी दुनिया को शक्ल दी। तो ये है ईंटों में लिखी कहानी। और जानते हैं, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। कुंजला में जो ईंटें मिली हैं वो साइज में तो बड़ी हैं, पर ठीक से पकी हुई नहीं है। हो सकता है ये शुरुआती दौर का कंस्ट्रक्शन हो। वहीं दूसरी तरफ हंसा में हमें छोटी लेकिन कहीं ज्यादा मजबूत ईंटें मिलती हैं, जिनसे 1.2 मीटर ऊंची दीवारें बनाई गई थीं। अब ये फर्क हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना, क्या ये अलग अलग टाइम पीरियड की बस्तियां थीं, या फिर ये उनकी बनाने की टेक्नोलॉजी में हुए सुधार को दिखाता है? देखिए, ऐसे ही छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर ही तो इतिहास की पूरी तस्वीर बनती है। अच्छा, कुंजला में तो आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक पूरे घर का नक्शा ही मिल गया। जरा सोच कर देखिए, 4 कमरे हैं, एक बड़ा सा कमरा है करीब 5 बाई 4 मीटर का, फिर एक छोटा कमरा है, साथ में एक बरामदा भी है, और ये सब एक बाउंड्री वॉल के अंदर। ये हमें सीधा सीधा उनके रहन सहन और शायद उनके समाज के बारे में भी एक छोटी सी झलक देता है। तो उनके घरों को देखने के बाद अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जिंदगी के बाद के बारे में वो क्या सोचते थे, उनकी मान्यताएं क्या थीं। तो चलिए देखते हैं कि जीवन के पार की दुनिया में उनकी कब्रें कौन कौन से राज खोलती हैं। हंसा में जो मिला वो सच में हैरान करने वाला है। एक बहुत बड़ा कब्रगाह, और ये कोई मामूली कब्रिस्तान नहीं था। यहाँ सैकड़ों की तादाद में पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें और खंभे मिले हैं। ये देखकर तो यही लगता है कि ये कोई बहुत जरूरी जगह रही होगी, कोई सेरेमोनियल सेंटर जहां पूरा समुदाय अपने गुजरे हुए लोगों को सम्मान देने के लिए जमा होता होगा। और जरा अंदाजा लगाइए, यहाँ जो सबसे बड़ी पत्थर की पट्टियां मिली हैं उसका साइज करीब 36 बाई 39 सेंटीमीटर का था और मोटाई थी 3.6 सेंटीमीटर। अब सोचिए जरा, उस जमाने में बिना आज की मशीनों के इतने भारी पत्थरों को काटना, उन्हें ढोकर लाना और फिर सही जगह पर लगाना कितना बड़ा काम रहा होगा। इसके लिए तो पूरे समुदाय को साथ आना पड़ा होगा। तो ये सिर्फ कब्रों पर लगे पत्थर नहीं थे, नहीं, ये उनके पूर्वजों के लिए उनके गहरे सम्मान का सबूत थे, और ये भी दिखाते हैं कि उनका समाज कितना संगठित था। चलिए अब हंसा से चलते हैं खूंटी टोला की तरफ। साल था 1916 जब एससी राय ने यहाँ एक और बड़ी खोज की। उन्हें करीब 50 कब्रें नजर आईं। उन्होंने उनमें से 12 की खुदाई करने का फैसला किया, और उन कब्रों के अंदर जो मिला ना, उसने तो असुर लोगों की कहानी को और भी ज्यादा साफ कर दिया। देखो, कब्रों के अंदर सिर्फ इंसानी हड्डियां नहीं थी, बल्कि एक पूरी दुनिया बसी हुई थी। मिट्टी के अलग अलग तरह के बर्तन थे, शायद दूसरी दुनिया में खाने पीने के लिए। तांबे के खूबसूरत गहने और मनके, जो शायद ये दिखाते हैं कि मरने के बाद भी उस इंसान की अहमियत कम नहीं हुई।
और सबसे कमाल की बात, बड़े बड़े मर्तबान मिले जिनमें भेंट का सामान रखा था। ये सब कुछ एक ही तरफ इशारा करता है कि असुर लोग आफ्टर लाइफ में, यानी मृत्यु के बाद के जीवन में, बहुत गहरा यकीन रखते थे और वो अपने लोगों को अगले सफर पर पूरी तैयारी के साथ भेजते थे। और कब्रों से निकला ये सामान हमें उनकी एक और खूबी की तरफ ले जाता है, और वो है उनकी कारीगरी। वो सिर्फ लड़ने वाले या खेती करने वाले लोग नहीं थे, बल्कि बहुत ही माहिर कारीगर भी थे। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उनके खजानों से और देखते हैं कि मिट्टी और धातु के कारीगर के तौर पर वो अपने पीछे क्या क्या छोड़ गए। खूंटी टोला की खुदाई, सच पूछिए तो किसी खजाने की खोज जैसी ही थी। यहाँ से जो चीजें मिलीं वो इस बात का पक्का सबूत है कि असुर लोगों को मेटल वर्क में, यानी धातु की कला में, महारत हासिल थी। और जो चीजें मिली हैं उनकी वैरायटी तो देखिए। एक तरफ तांबे के कड़े, कांसे की घंटियां, खूबसूरत जेवर, तो वहीं दूसरी तरफ लोहे के एकदम मजबूत औजार। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि असुर लोग सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि तांबा, कांसा और लोहा, तीनों ही जरूरी मेटल्स का इस्तेमाल करना जानते थे। अब उस जमाने के हिसाब से सोचिए, ये कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी रही होगी। यकीनन इसने उन्हें अपने इलाके में एक बहुत ताकतवर कम्युनिटी बनाया होगा। और बात सिर्फ काम की चीजें बनाने तक ही सीमित नहीं थी, उनमें आर्ट की, कला की भी गहरी समझ थी। जैसे 1944 में एक घोष ने जब सर्वे किया तो उन्हें मिट्टी के बर्तनों के कुछ ऐसे टुकड़े मिले जिन पर डबल लाइनों से बने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी एक के अंदर एक गोलों का खूबसूरत डिजाइन बना था। ये छोटी सी बात कितनी खूबसूरती से बताती है कि उनकी दुनिया में सिर्फ जरूरतें नहीं, बल्कि सुंदरता और बारीकी की भी जगह थी। तो अब सवाल ये है कि ये सारे बिखरे हुए सुराग, ये सारी खोजें, इन्हें एक साथ कैसे जोड़ा गया और कैसे इन्हें एक राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा मिला? हमारा आखिरी सेक्शन इसी सफर के बारे में है, एक संरक्षित विरासत। तो ये कहानी शुरू हुई 1915 में, जब एस.सी. राय ने पहली खोज की। उसके बाद अगले कुछ सालों में वो एक के बाद एक इन जगहों को दुनिया के सामने लाते गए। और फिर आया एक बहुत ही अहम मोड़, साल 1939 में, जब इन चारों जगहों को एक साथ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया गया। और इसी एक कदम ने ये पक्का कर दिया कि असुर लोगों की ये कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा हमेशा के लिए महफूज रहेगी। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात यही है, देखिए, अलग अलग देखें तो ये ईंटें, ये कब्रें, ये औजार सब दिलचस्प तो हैं, लेकिन जब हम इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं तो ये सिर्फ कुछ जगहों की कहानी नहीं रह जाती। ये कहानी बन जाती है एक पूरे जनसमूह की, असुर लोगों की एक जीती जागती कहानी।